नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी आज फिर आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम किसने लिखा? प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम हमारे विकल्प हैं मुंज, नमिसाधु, लक्ष्मीधर, हेमचंद। तो इन चार विकल्पों में से हमारा सही विकल्प हो जाएगा प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम। प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम नमिसाधु की परिभाषा है, नमिसाधु ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम आगतम वा प्राकृतम किस विद्वान का मत है? प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम आगतम वा प्राकृतम किस विद्वान का मत है? हमारे विकल्प हैं मार्कंडेय, लक्ष्मीधर, हेमचंद या वासुदेव। तो इन चार विकल्पों में से हमारा सही विकल्प हो जाएगा हेमचंद। प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम आगतम वा प्राकृतम हेमचंद का मत है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत की उत्पत्ति किससे हुई? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या सभी से? हमारे चार विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा संस्कृत। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? संस्कृत, पाली या प्रथम प्राकृत, प्राकृत या द्वितीय प्राकृत या अपभ्रंश? तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? प्राकृत या द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत वैयाकरण वरुचि जो 7वीं शताब्दी के व्याकरणाचार्य हैं, प्राकृत प्रकाश में कितने परिच्छेद हैं? प्राकृत वैयाकरण वरुचि के व्याकरण प्राकृत प्रकाश में कितने परिच्छेद हैं? हमारे विकल्प हो जाएंगे 14, 36, 13 या 12। हमारा सही विकल्प हो जाएगा 12। वरुचि के प्राकृत प्रकाश में 12 परिच्छेद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के कितने भेद बताए गए हैं? हमारे विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। हमारा सही विकल्प हो जाएगा प्राकृत प्रकाश में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के कितने भेदों की चर्चा है? प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के कितने भेदों की चर्चा है? हमारे विकल्प हो जाएंगे 2, 3, 4 या 5। हमारा सही विकल्प हो जाएगा प्राकृत व्याकरण जो हेमचंद रचित व्याकरण है उसमें प्राकृत भाषा के 3 भेदों की चर्चा की गई है। हमारा सही विकल्प हो जाएगा 3। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने किस काव्य की रचना की? हमारे विकल्प हैं हेमचंद शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, द्वयाश्रय काव्य या इनमें से कोई नहीं। प्राकृत व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने किस काव्य की रचना की? हमारे 4 विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने द्वयाश्रय काव्य की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? हमारे विकल्प हैं वरुचि, हेमचंद, प्रवरसेन या वाक्यपति। प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा या सही विकल्प हेमचंद। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्री को
सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा किस ग्रंथ में बतलाया गया है? महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा किस ग्रंथ में बताया गया है? नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक या गाहा सतसई? हमारे 4 विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा काव्यादर्श। आचार्य दंडी के काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया गया है। हमारे आगे के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी साहित्यिक कृति निम्न में से नहीं है? कुमारपाल चरित, प्राकृत व्याकरण, गाहा सतसई या गौड़ बहो? 4 विकल्प हैं हमारे। महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी साहित्यिक कृति निम्न में से कौन सी नहीं है? कुमारपाल चरित, प्राकृत व्याकरण, गाहा सतसई या गौड़ बहो? तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा प्राकृत व्याकरण। हेमचंद का जो प्राकृत व्याकरण है वो महाराष्ट्री प्राकृत में नहीं लिखा गया है। और कुमारपाल चरित, गाहा सतसई, गौड़ बहो जो हैं महाराष्ट्री प्राकृत में लिखित साहित्यिक ग्रंथ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शौरसेनम समाश्रित्य भाषा कारितु नाटके उक्त कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं भरतमुनि, दंडी, हेमचंद या लक्ष्मीधर। शौरसेनम समाश्रित्यम भाषा कारितु नाटके उक्त कथन हमारा सही विकल्प हो जाएगा भरतमुनि। भरतमुनि ने कहा कि शौरसेनम समाश्रित्य भाषा कारितु नाटके। हमारा अगला प्रश्न है, शौरसेनी प्राकृत का आधार संस्कृत को बताने वाले विद्वान कौन हैं? शौरसेनी प्राकृत का आधार संस्कृत को बताने वाले विद्वान कौन हैं? हमारे विकल्प हो जाएंगे हेमचंद, वर्रुचि, पुरुषोत्तम या वाक्यपति। हमारे विकल्प हैं 4। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा शौरसेनी प्राकृत का आधार संस्कृत को वर्रुचि ने बताया है। वर्रुचि ने शौरसेनी प्राकृत का आधार संस्कृत को बताया है। सही विकल्प हो जाएंगे वर्रुचि। हमारा अगला प्रश्न है, पैशाची प्राकृत को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? पैशाची प्राकृत को निम्न में से किस प्राकृत के नाम से नहीं जाना जाता है? हमारे विकल्प हैं ग्राम्य भाषा, किस नाम से नहीं जाना जाता है? ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत भाषित या पांचाल। तो पैशाची प्राकृत को निम्न में से 4 विकल्पों में से हमारा सही विकल्प हो जाएगा पांचाल। पांचाल के नाम से नहीं जाना जाता है। पैशाची प्राकृत को ग्राम्य भाषा, भूत भाषा और भूत भाषित आदि नामों से जाना जाता है। हमारे आगे के प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, खडभाषा चंद्र का प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हमारे विकल्प हैं लक्ष्मीधर, मार्कंडेय, भरतमुनि या कोबी। खडभाषा चंद्रिका के लेखक कौन हैं? हमारा सही विकल्प हो जाएगा आ नंबर लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो हैं खडभाषा चंद्रिका प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तर की व्याख्या इस तरह है, लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ खडभाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बताया है। हमारा अगला प्रश्न है, कैकय पैशाची, शौरसेनी पैशाची और पांचाल पैशाची, इन 3 प्रकार की पैशाची भाषाओं का नामकरण 3 देशों के आधार पर किस पुस्तक में किया गया है? हमारे विकल्प हैं खडभाषा चंद्रिका, प्राकृत सर्वस्व, साहित्य दर्पण या नाट्य साहित्य। तो कैकय पैशाची, शौरसेनी पैशाची और पांचाल पैशाची का नामकरण 3 देशों के आधार पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा प्राकृत सर्वस्व।
प्राकृत सर्वस्व पुस्तक में किया गया है। उत्तर की व्याख्या इस तरह है। तीनों पैशाची भाषाओं का नामकरण देशों के आधार पर मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व मार्कंडेय की पुस्तक है। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मागधी प्राकृत का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन मागधी प्राकृत का प्रकार नहीं है? हमारे विकल्प हैं शाकाहारी, चांडाली, शावरी या इनमें से सभी हैं। निम्न में से मागधी प्राकृत का प्रकार नहीं है, हमारा सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी हैं। शाकाहारी, चांडाली और शावरी ये तीनों मागधी प्राकृत के प्रकार हैं। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप किसके नाटकों में मिलता है? मागधी प्राकृत के का प्राचीनतम रूप किसके नाटकों में मिलता है? हमारे विकल्प हैं कालिदास, भास, अश्वघोष या भरत मुनि। हमारा सही विकल्प हो जाएगा सा नंबर अश्वघोष। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। उत्तर की व्याख्या इस तरह है, मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, मागधी को अंतःपुर के नौकरों अश्वपालों की भाषा किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं आचार्य विश्वनाथ, भरत मुनि, दंडी या रुद्रट। मागधी को अंतःपुर के नौकरों अश्वपालों की भाषा किसने कहा है? हमारा सही विकल्प हो जाएगा बा नंबर आचार्य भरत मुनि ने मागधी को अंतःपुर के नौकरों तथा अश्वपालों की भाषा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश किस भाषा में निबद्ध है? भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश किस भाषा में निबद्ध है? हमारे विकल्प हैं मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या अपभ्रंश। हमारा सही विकल्प हो जाएगा बा नंबर अर्धमागधी। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश अर्धमागधी में निबद्ध है। उत्तर की व्याख्या इस तरह है, अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धमागधी को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता? अर्धमागधी को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता? हमारे विकल्प हैं आरसी, ऋषि भाषा, आदि भाषा या बौद्ध भाषा। हमारा सही विकल्प हो जाएगा द नंबर बौद्ध भाषा। अर्धमागधी को बौद्ध भाषा के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि अन्य विकल्प सभी जो हैं आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा के नाम से भी अर्धमागधी को जाना जाता है। हमारे उत्तर की व्याख्या इस तरह है, जैनियों ने अर्धमागधी को आरसी, आर्ष, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धमागधी को चेट राजपूत एवं सेठों की भाषा किस ग्रंथ में बताया गया है? अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा किस ग्रंथ में बताया गया है? हमारे विकल्प हैं नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, साहित्य दर्पण या ध्वनि सिद्धांत। हमारा सही विकल्प हो जाएगा अर्धमागधी को चेट, राजपूत और सेठों की भाषा साहित्य दर्पण में बताया गया है। उत्तर की व्याख्या इस तरह है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, संधिकालीन भाषा किस भाषा को विद्वानों ने कहा? संधिकालीन भाषा किस भाषा को विद्वानों ने कहा? हमारे विकल्प हैं मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश या अभट्ट।
मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश या आवहट्ट। हमारा सही विकल्प हो जाएगा सा नंबर, अपभ्रंश। संधिकालीन भाषा अपभ्रंश को विद्वानों ने कहा है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्यपदीयम ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? वाक्यपदीयम ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमारे विकल्प हैं वरुचि, ब्याडी, भर्तृहरि या कालिदास। हमारा सही विकल्प हो जाएगा सा नंबर, वाक्यपदीयम ग्रंथि भर्तृहरि द्वारा रचित है। उत्तर की व्याख्या इस तरह है, भर्तृहरि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है वाक्यपदीयम। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किसने किया? अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किसने किया? हमारे विकल्प हैं भरत मुनि, पतंजलि, भोलानाथ तिवारी, आचार्य दंडी। इनमें से हमारा सही विकल्प हो जाएगा बा नंबर, पतंजलि। अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के रूप में या अपशब्द के समानार्थक रूप में पतंजलि ने किया। उत्तर की व्याख्या इस तरह है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है अपशब्द के समानार्थक रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, भरत के नाट्यशास्त्र को अपभ्रंश भरत के नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को क्या कहा गया है? हमारे विकल्प हैं अपभ्रष्ट, अपशब्द, विभ्रष्ट या राणा भाषा। तो भरत के नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को हमारा सही विकल्प हो जाएगा विभ्रष्ट कहा गया है। उत्तर की व्याख्या इस तरह है, अपभ्रंश के सबसे पुराने उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। इस तरह दोस्तों आज के प्रश्नों को हमने देखा जो हमारी परीक्षाओं के